भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन, और क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी है तो ट्रिपल इंजन वाली सरकार होने के बावजूद भी आज नेपाल न केवल कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करता है इन एरियाज में, बल्कि इसके साथ ही वो हमें आंख भी दिखा रहा है। आप इनकी बात कर रहे हैं, अब मैं चलती हूँ श्रीलंका की। श्रीलंका किसके करीब होता जा रहा है बताइए, किसके साथ किसका इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा हो रहा है। और जिस वक्त श्रीलंका में अर्थव्यवस्था बिगड़ी, क्या उस वक्त उनको हमारी तरफ नहीं देखना चाहिए था? हम बड़ा भाई माने जाते थे ना पहले तो सब कॉन्टिनेंट में। अब वो किसकी तरफ देख रहा है? वो सीधा चीन की तरफ देख रहा है। नमस्कार। जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस प्राइम मिनिस्टर मोदी के दौरान रहे, सबने उसकी तारीफ की। जयशंकर साहब ने भी एक लंबा अरसा फॉरेन सर्विस में काम किया, उसके बाद एज अ मिनिस्टर काम किया। बहुत अचीवमेंट्स हैं इंडिया की इंटरनेशनल एरिना में, नो डाउट अबाउट इट। कितनी अचीवमेंट्स प्राइम मिनिस्टर मोदी के क्रेडिट में जाती हैं और कितनी अचीवमेंट्स इससे पहले की गवर्नमेंट्स के क्रेडिट में जाती है, इसी पर बात करने के लिए हमारे लिए सुजाता पॉल जी हैं, जो कि एआईसीसी की मेंबर हैं, एआईसीसी की मेंबर है, साथ में तेलंगाना कांग्रेस की कम्युनिकेशन चीफ। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। मैम, ये जो बोला जाता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी से सारे जो लीडर्स हैं वो गले मिलना चाहते हैं, क्या इतना क्रेडिट कांग्रेस देगी कि वो सबसे गले मिलते घूम रहे हैं और सारे के सारे कंट्रीज इंडिया की इज्जत कर रही है? सबसे पहले मैं थोड़ा सा करेक्शन कर दूं, मैं एआईसीसी की स्पोक्स पर्सन हूं और कम्युनिकेशन इंचार्ज हूं तेलंगाना की लोकसभा चुनावों के लिए, जैसा कि आपने कहा। अब जहां तक बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और उनको क्रेडिट मिलने की, तो कोई भी क्रेडिट अगर भारत देश को मिलता है तो वो भारत देश का सम्मान होता है। और भारत देश का सम्मान आज से नहीं हो रहा। भारत देश का सम्मान तो भारत ने जब आजादी की लड़ाई लड़कर दिखाई थी तो पूरी दुनिया ने हमारा लोहा माना था, हमने रास्ता दिखाया था ऐसे कई देशों को जो उस वक्त ग्रेट ब्रिटेन के तहत थे, उनके गुलाम थे, और उन्होंने इस लड़ाई को लड़नी शुरू करी क्योंकि रास्ता हमने दिखाया था। अब जहां तक बात है हमारे देश की, तो हमने जो जो कार्य किया है उसमें अगर आप गिनती करना शुरू करेंगे तो गिनती शायद कम पड़ने लग जाएगी, क्योंकि हमारे तो देश से जो जो मैन पावर, मैन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स पूरी दुनिया में आज अपना डंका बजा रहा है, उस उनके माध्यम से देश का डंका बज रहा है। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति तो है नहीं कहने में कि भाई लोग मानते हैं कि भारत देश के जो लोग हैं वो ना केवल बहुत पढ़े लिखे हैं मगर ज्ञानी हैं। और पढ़े लिखे और ज्ञानी होने में दोनों में फर्क होता है। षड्यंत्रकारी नहीं कह रही हूँ मैं, ज्ञानी कह रही हूँ। तो हमारा ह्यूमन रिसोर्स हर जगह पे आज मौजूद है, पूरी दुनिया में मौजूद है। लेकिन जो क्रेडिट की बात करी जाती है तो मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा क्या बहुत पीछे ले जा रही हूँ। कहा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं को भारत रत्न दे दिया। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है। और वो क्यों है? क्योंकि तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने ये फैसला लिया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को भारत रत्न दिया जाए। और ये उन्होंने बाद में कहा भी था कि मैंने अपने आप ये फैसला लिया और किसी को इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा कि इस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू से बेहतर कोई व्यक्ति नहीं है जिसको भारत रत्न दिया जाए। और ये उन्होंने प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए एयरपोर्ट पे जाकर पंडित जवाहरलाल नेहरू को रिसीव किया। दरअसल कहानी ये थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू पूरे यूरोप में, क्योंकि उस वक्त बहुत अस्थिरता का माहौल था, पूरी दुनिया में गए थे और कई देशों में उन्होंने जो शांति का मैसेज दिया उसके कारण लोगों के अंदर उनको देखने की एक इच्छा उमड़ गई। और लोग वो जहां जाते थे लोग उन्हें देखना चाहते थे, उनसे बात करना चाहते थे, उनका हाथ छूना चाहते थे, उनसे शेक हैंड करना चाहते थे। तो अगर आप उस परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमने तो रास्ता हमेशा से दिखाया है। और आजादी के अगर हम बात कर रहे हैं तो आजादी के बाद से ये करना शुरू करा।
पहले महात्मा गांधी जी तो थे ही, उनका तो उनके बारे में मैं क्या कहूँ, सभी कोई जानते भी हैं कैसे साउथ अफ्रीका में उन्होंने किस तरह की स्थितियों को देखा और किस तरह से वहां पर जो गुलामी की एक मानसिकता लोगों के अंदर आ रही थी, उसकी भी खिलाफत खुद भी करी और अंग्रेजों को बताया कि हम आपके खिलाफ खड़े हैं, फिर वापस देश में आकर इस लड़ाई को लड़ा। लेकिन आज जब हम बात करते हैं अपने ह्यूमन रिसोर्स की और अपने स्ट्रैटेजीज की, अपनी फॉरेन पॉलिसी की, तो ये फॉरेन पॉलिसी किसने बनाई? मोदी जी ने आके 2014 में बनाई। हाँ, ये बात अलग है कि एक फिल्मी सितारा ऐसी हैं जो कहती हैं कि उन्हें आजादी 2014 के बाद मिली, मगर फॉरेन पॉलिसी जो है ना वो पहले की है और वो धीरे धीरे करके डेवलप हुई। अब आप देखिए, पंचशील हो या नॉन अलाइन मूवमेंट यानी कि गुट निरपेक्षता, आपको याद होगा कि जिस वक्त 1971 की जंग लड़ी हमने, और वो लड़ी किस लिए? बांग्लादेश में हमारे जो हिंदू भाई बहन थे उनकी मुक्ति के लिए, उनको मुक्त करवाने के लिए। और उस समय हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री का ये दृढ़ विश्वास था कि वे अपनी सेना के माध्यम से पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर देंगी, और वो उन्होंने करके दिखाया ना। लेकिन आज लोगों को शायद ये जानकारी भी नहीं होगी कि जब वो रिचर्ड निक्सन से मिलने के लिए गई, ताकि वो पूरी दुनिया में जा रही थी ताकि सबको अपनी तरफ कर सके, मुद्दे को समझा सके, लेकिन अमेरिका तो अमेरिका है, वो सुपर पावर था, वो ये भी जानता था कि हमारे रशिया से बहुत अच्छे संबंध है और हम तो एशिया में आते हैं तो ऑब्वियस है कि उनके लिए ये बहुत बड़ा थ्रेट था। और उस वक्त कोल्ड वॉर चल रही थी, शीत युद्ध रशिया और यूएस के बीच में, और रशिया नहीं था उस समय, यूएसएसआर था। कई देशों का वो एक समूह था, जो अब देश अलग अलग हो गए, जिनको एक करने की जुगत अब व्लादिमीर पुतिन कर रहे हैं इस वक्त। लेकिन उस समय का यूएसएसआर और यूएसए, ये 2 सुपर पावर्स थे और अमेरिका नहीं चाहता था कि कोई और उससे आगे बढ़े। लेकिन जब ये 1971 के वॉर के पहले हमारे को जब धमकी दी थी रिचर्ड निक्सन ने, हमारी प्रधानमंत्री को इंतजार भी करवाया था, और उसके बाद हमारी प्रधानमंत्री जी ने क्या किया था, जब एक प्रोटोकॉल के तहत अगर हमारी प्रधानमंत्री वहां जा रही थी तो वो जाके मिलती हैं वहां के प्रधानमंत्री, वहां के प्रेसिडेंट से, राष्ट्रपति से, वो इंतजार करवाते हैं। उसके बाद टर्न होता है उनका आके वहां पे मिलना जहां पे प्रधानमंत्री जी ठहरी हुई हैं। तो जब वो वहां पहुंचे तो उतना ही समय हमारी प्रधानमंत्री जी ने रिचर्ड निक्सन को इंतजार भी करवाया था। तो हमारे अंदर दम था उस समय भी, तभी तो हम ये कर पाए थे। और उसके बाद जब उन्होंने ये कहा कि नहीं, हम तो मतलब हमारी लड़ाई में वो बाधा बन रहे थे अपनी नेवी को भेजकर, तो उस वक्त रशिया जो है वो सामने क्यों आया? हमारा भी तो लोहा मान ही रहे होंगे ना, वरना उनको क्या फर्क पड़ रहा था कि पाकिस्तान जो है ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान रहे, और जो कुछ हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ बांग्लादेश में हो रहा था वो होने देते। लेकिन रशिया ने भी, यूएसएसआर ने भी इस बात को समझा और हमारा साथ उस समय दिया। तो ये क्या बताता है कि कहीं ना कहीं हमारी शक्ति थी। और दूसरी बात ये, तब भी हमने ये एक स्टैंड लिया था कि हम एक गुट निरपेक्ष देश है, और अगर शीत युद्ध यूएसए और यूएसएसआर के बीच में है तो भी हम किसी का साइड नहीं लेंगे, लेकिन हमें अपने देश के लिए जो भी करना होगा वो हम करेंगे। और मुझे याद है 1982 में नॉन अलायंट समिट हुआ था दिल्ली में, और तमाम देश जो हैं वो यहाँ आए थे। और आज बताया जा रहा है कि G20 में इतने देश हमारे यहाँ आए, ये कोई नई चीज नहीं है। मगर ऑब्वियस है कि जो आज 20 साल का बच्चा है या 25 साल का लड़का लड़की है, उन्हें तो पता नहीं, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं। अब इतिहास में कौन पढ़ेगा कि नॉन अलाइन मूवमेंट में क्या हुआ? तो देश का परचम तब से अब तक लहरा रहा है, और देश केवल आगे बढ़ता है तो अपनी फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से। फॉरेन पॉलिसी में आपको
थोड़ा सा याद करा दूं, आखिर बात को समाप्त करूंगी इसके बाद, कि कैसे उसमें एक ट्विस्ट लाने की कोशिश करी प्रधानमंत्री मोदी जी ने, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि कहाँ पे क्या करना है। कभी पाकिस्तान चले गए नवाज शरीफ से मिलने बिना प्रोटोकॉल के, कभी उनको ये नहीं समझ में आया कि उनका जो बाइडेन से गले मिलना या डोनाल्ड ट्रंप से गले मिलने का जो है उसका असर हमारे अपने सब कॉन्टिनेंट में अपनी स्थिति को मजबूत करने पर असर कर सकता है। या जब इजराइल का मामला आया तो आपको याद है कि इजराइल और पैलेस्टाइन के कॉन्फ्लिक्ट में उन्होंने कैसे एकदम से इजराइल का समर्थन कर दिया। उसके बाद फॉरेन पॉलिसी ये थी कि नहीं, हम तो पैलेस्टाइन का जो मुद्दा है उसके साथ आज भी खड़े हैं। तो प्रधानमंत्री तो आते और जाते रहेंगे मगर देश सदा रहेगा। और अगर अभी आपसे भी मेरी बात हो रही थी जो न्यूक्लियर अग्रीमेंट के ऊपर, कि कितनी कोशिश हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने करी थी, जिसके तहत अग्रीमेंट के हम बहुत करीब पहुंचे, लेकिन अपने देश को नुकसान पहुंचाकर हम कभी भी कोई काम नहीं करते हैं। और आपने देखा कि राफेल डील में भले ही कुछ भी कह दें, लेकिन नुकसान तो देश का हुआ ही ना, कि उसमें किस तरह से कहा गया कि नहीं जी, हमने तो कोई महंगा नहीं खरीदा राफेल का विमान, मगर जहां पर हमारे 100 से भी ज्यादा विमान आने थे वहां आपको पता है कि 36 विमान का सौदा किया गया। दूसरे देशों के मुकाबले में देखा जाए तो महंगा विमान हमने खरीदा। फाइटर जेट है, जरूरत है, लेकिन हमने महंगा खरीदा। आज भी राफेल के ऊपर बार बार कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी क्यों कहती है कि चौकीदार चोर है, क्योंकि ये वाला मामला जो है ये फेल हो गया। ये फेल नहीं होता है, ये नैरेटिव सेट करने की बात है। जब आपके पास पूरा सिस्टम आपके हाथ में, आप कर लेते हैं। आप जानते हैं कि राफेल डील के मामले में खुद फ्रांस की सरकार ने एक इंक्वायरी इनिशिएट की हुई है। तो आने वाला समय जो है वो भी बताएगा कि देश का मान सम्मान हमारी फॉरेन पॉलिसी की वजह से हुआ है, जिसको आघात पहुंचाने की कोशिश मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अवश्य करने की कोशिश करी है। मगर फॉरेन पॉलिसी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से अब तक चला आ रहा है, उसमें एवोल्यूशन जरूर हुआ है। उसको आघात कितना भी पहुंचाने की कोशिश करे, वापस इन्हें उसी पर जाना पड़ता है। जी। बट मैम, ग्लोबल लीडरशिप यानी कि ग्लोबल साउथ की लीडरशिप 120 कंट्रीज इस समय हमारे साथ हैं, एक चीज। दूसरी चीज, बालाकोट स्ट्राइक, उसका क्रेडिट भी तो आपको प्राइम मिनिस्टर मोदी को देना ही पड़ेगा मैम, ये भी तो एक अचीवमेंट थी। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्लोबल साउथ की। ग्लोबल साउथ किसका नाम है? और मैंने अभी नॉन अलाइंड मूवमेंट की बात करी थी। अगर आप नॉन अलाइंड मूवमेंट जो 1961 में जिसको स्थापित किया गया, ये गुट निरपेक्ष देशों का जो समूह है, उसमें कौन से देश हैं, अगर आप उनके डिटेल्स को भी देखेंगे तो साफ हो जाएगा कि हमारे जो ग्लोबल साउथ में जिन देशों की बात आज करी जा रही है, वो उसमें कई देश ऐसे हैं, या मैं कहूं कि अधिकांश देश ऐसे हैं जो इंक्लूडेड है। जो नॉन अलाइंड मूवमेंट है उसकी जो स्थापना हुई थी वो बेलग्रेड में हुई थी। और जब तक हमने जिस तरह से इसको आगे बढ़ाया था, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके फाउंडर थे, सुकार्नो जो इंडोनेशिया के थे वो थे उसमें, और उसमें और भी लोग थे। एक जोसेफ यूगोस्लाविया के ब्रॉज टीटो, थे। जी यूगोस्लाविया के टीटो थे। जी जी। और टीटो की ही बात कर रही हूं मैं, जोसेफ ब्रॉज टीटो उनका नाम था। और उसके अलावा और भी बहुत सारे लोग थे, अभी तो मेरे को एकदम से याद नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये सारे लोग कौन थे? ये वही समूह है ना जिसको आज आप बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कुछ नया काम कर रहे हैं। तो ग्लोबल साउथ में जो अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं वो भी इंक्लूडेड थे, और हमने उनके अध्यक्षों को देखा। और मुझे याद है जाम्बिया, जिम्बाब्वे, इन सारे कंट्रीज के जो चीफ थे या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स थे, और भी तमाम देश, वो सब हमने भारत देश में आते हुए देखा था 1982 में। क्योंकि तब तक जो टेलीविजन है दूरदर्शन, तब सिर्फ दूरदर्शन ही होता था, उस पर ये लाइव प्रसारण हुआ था। और मुझे याद है कि ये इतना बड़ा ओकेजन था कि लोग जो है वो बैठकर वो पूरा प्रसारण को देखते थे। और
आपको याद होगा 1982 में प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने जो संबोधन दिया था वो एक अलग तरह का संबोधन था। एक और बात मैं जरूर कहना चाहूंगी आपको कि आप ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं, और जो अभी आपने बालाकोट की भी बात करी, बालाकोट पे बात कर लेते हैं कि बालाकोट पे अगर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो क्या इसके पहले सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुए? पहली बात तो ये है। सर्जिकल स्ट्राइक का क्या मतलब है कि आप सर्जिकली स्ट्राइक कर रहे हैं, यानी कि कोई बात ऐसी है जो सीक्रेट भी होगी ना, कि आप सब चीज का ढिंडोरा पीटेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ढिंडोरा पीटने की आदत है। मैं आपको एक और एग्जांपल दे देती हूँ। हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, आपको पता है ना कि कोई अगर किसी और देश में स्पाई बन के जाता है तो कभी उसका ढिंडोरा नहीं पीटा जाता, वो उसके साथ उसकी कब्र में चला जाता है। कितने होंगे जो उधर से इधर आए होंगे, इधर से उधर गए होंगे, किसी और देश में भी गए होंगे। ऐसा है या नहीं, आप बता दीजिए। आपने कभी सुना कि कोई और व्यक्ति ने ये बातें कही? इसका मतलब है कि ढिंडोरा पीट कर अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश ये करेगी। और मैं बताती हूँ आपको कि ये क्यों किया गया। 2019 में मैंने जो तस्वीरें देखी थी, और बल्कि मैं कहूंगी 2019-20 तक कोरोना के दौरान भी जो तस्वीरें देखी थी, उसमें आपने नोटिस किया होगा कि अमित शाह और मोदी जी, इन दोनों के बीच में अचानक से एक व्यक्ति आ गया था जिसका नाम था अजीत डोभाल। और अजीत डोभाल का पदार्पण उस समय हुआ, और क्या आप उतना नाम उनका सुनते हैं आज जितना तब सुना जाता था? अब सबको पता चल चुका है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वो है। पहले के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स को इतना पब्लिसिटी नहीं मिलती थी जैसा उनको मिला। लेकिन आपको अब याद करना हूं कि अगस्त 2019 की बात अगर मैं करूं, और मुझे ऐसा लगा था कि जब चुनावों के टाइम पर जिस तरीके के भाषण अमित शाह जी ने दिए चुनाव जीतने के बाद भी, तो बहुत कुछ बॉडी लैंग्वेज चेंज होते हुए दिखा था मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच। और मैं कहूंगी बॉडी लैंग्वेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा अहंकार है और वो सोचते हैं कि उनके आगे कोई नहीं। और ये तो कोई छुपी हुई बात नहीं है, आप भी जानते हैं कि कोई माला डाल रहा है तो नितिन गडकरी को इधर से निकाल दो, राजनाथ सिंह को निकाल दो, इधर से जेपी नड्डा को गड्ढे में डाल दो। ये तो हमने सब तस्वीरें देखी है ना। लेकिन आपको याद कराती हूं कि जब एनआरसी के बारे में इन्होंने बोला था अमित शाह जी ने, और दूसरी बात जब उन्होंने 370 के एब्रोगेशन के बारे में बात करी थी आपके संसद में, ये दो इंस्टेंसेस ऐसे हैं जिसके बाद ऐसा लगा कि शायद मोदी जी को ये लगा होगा कि इन्होंने ये बात क्यों कर दी। क्योंकि एनआरसी वाले मुद्दे पे आपको याद है मोदी जी ने क्या कहा था कि हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है। दिल्ली में एक भाषण में उन्होंने ये बात कही थी कि एनआरसी लाने की कोई बात नहीं है। और दूसरी बात 370 एब्रोगेशन की बात अगर अमित शाह जी ने करी तो हो सकता है कि उन्हें लगाओ कि इसने क्यों कर दी, भाई मैं करता, सब कुछ मेरे से ही जाना चाहिए, हो सकता है कोई भी बात हो। लेकिन इसके बाद अगर आप अगस्त 2019 से 2020 के दौरान, पूरा 2020 जब पैंडेमिक चल रहा था, आप देखेंगे तो अमित शाह साइडलाइन हो गए थे। आपको याद है वो जमात वाला जब मैटर आया था कोरोना के शुरू में, तो उस वक्त एनएसए अजीत डोभाल जो है वो गए थे वहां, अमित शाह नहीं, जिनको ये लोग चाणक्य के रूप में दिखाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि वो चाणक्य तो बिल्कुल भी नहीं है, वो केवल एक षड्यंत्रकारी है। और भाई जो तड़ी पार हुआ है उसको आप चाणक्य भले ही प्रोजेक्ट करने की कोशिश करें, लेकिन अपराधी की श्रेणी में वो उस वक्त देखे जाते थे। तो जिस तरीके से पूरा का पूरा मामला था उसमें यह साफ था कि दोनों की बॉडी मतलब प्रधानमंत्री मोदी की बॉडी लैंग्वेज बहुत बदल गई और वो नाराज भी हुए। बालाकोट की अगर मैं बात करूं तो बालाकोट अगर स्ट्राइक हुआ तो प्रधानमंत्री जी ने क्या किया उसके बाद पुलवामा के जो शहीद थे उनके नाम पे वोट मांगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ऐसा भारत का कोई भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा ऐसा पाप नहीं कर सकता था, ना किया। और ये पाप है क्योंकि जो शहीद है वो सबका है, वो देश का है। लेकिन मैं फिर दोहराऊंगी कि सर्जिकल स्ट्राइक एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में खुलकर जिस तरह से बाहर लाके बात करी गई, तो हमें उड़ी, पठानकोट इन सबको भी नहीं भूलना चाहिए।
कि हम तो ISI को ला रहे हैं अपने बेस में और उनको अपने ठिकाने दिखा रहे हैं, अपने सीक्रेट्स जो जहां पर है हमारे आर्मी के सीक्रेट्स वहां पर लेके जा रहे हैं। ये क्या दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है? लेकिन इसका प्रोजेक्शन दूसरे तरीके से करा गया क्योंकि पूरी गोदी मीडिया इनके हाथ में है। मैम एक क्रेडिट और प्राइम मिनिस्टर मोदी का तो ये बनता है कि उन्होंने नेबरिंग कंट्रीज से रिलेशंस अच्छे किए हैं। इससे पहले तो हमारे सब नेबरिंग कंट्रीज से भी रिलेशंस, मतलब पाकिस्तान से कैसे थे देखिए, चलो पाकिस्तान से तो अब भी है, लेकिन बाकी नेबरिंग कंट्रीज से रिलेशंस अच्छे हैं मैम। देखिए, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये कहा जाता था कि हम सब कॉन्टिनेंट का सबसे मजबूत स्तंभ है और इसलिए मतलब अब देखिए ये पॉलिसी के तौर पर क्या है कि हम अगर अपने आप को मजबूत रखना चाहते हैं, सब कॉन्टिनेंट में लीडर रहना चाहते हैं, तो हमें अपने नेबरिंग कंट्री से अच्छे रिश्ते बनाकर रखने पड़ेंगे और तभी हम सबसे ज्यादा मजबूत होंगे। हाँ, एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है पाकिस्तान के साथ हमारा, लेकिन अगर हम नेबरिंग कंट्रीज के तौर पर देखें तो जब जब भाजपा आई तब तब कॉन्फ्लिक्ट्स हुए और मैं कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रही हूं जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुशर्रफ जी को हमारे यहाँ इनवाइट किया और मुझे याद है NDTV के प्रणॉय रॉय ने जब सवाल पूछा था तो क्या नाराजगी हुई थी, परवेज मुशर्रफ के चेहरे पर वो साफ दिख रही थी और ये घटना थी आगरा की। उसके बाद आपको याद है कि बस यात्रा करते हुए हमारे तो प्रधानमंत्री जी वहां तक पहुंच गए, लाहौर तक, मगर जिस सेना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालाकोट के लिए इस्तेमाल किया, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने तो लाहौर तक जाकर प्रहार किया था। और इसलिए मजबूती के तौर पर पाकिस्तान को ये पता है कि हम कितने मजबूत हैं और हम कभी भी बिना प्रोटोकॉल के पाकिस्तान में तो बिरयानी खाने जाएंगे नहीं। हो सकता है कि बिरयानी की जगह मोदी जी को लगा होगा कि इनकी जो फिरनी है, इनकी खीर है, उसको टेस्ट कर लिया जाए, जो भी उन्होंने सोचा। तमाम जो उपहार है वो भी लेके वो गए थे और अपने शपथ ग्रहण समारोह में भी 2014 में आपको याद है नवाज शरीफ को भी इनवाइट किया था। तो तब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, आपको याद है कि किस तरह से हमारे कितने शहीद हुए कारगिल के युद्ध के दौरान। ये तो हमारे बहादुर थे ना जिन्होंने जान दे दी अपनी। मगर उसके बाद दूसरी भाजपा की सरकार और तब भी ये कहा जाता है कि अब आतंकवादी घटनाएं बंद हो गई। पहले कहा गया डीमोनेटाइजेशन होगा तो सारा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो जाएगा। पर हमने पुलवामा को देखा जिसका इस्तेमाल मोदी जी ने किया और आज सतपाल मलिक जी तो ऐसे सवाल उठा रहे हैं जिस पर सोचना जरूरी है, क्योंकि हमें अपनी सेना की हिफाजत भी जरूरी है। वो हमारी हिफाजत करते हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी है कि हम अपने सैनिकों की जान की हिफाजत करें। जरूरत पड़ती है तो वो अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। लेकिन वैसे ही अगर सतपाल मलिक के आरोपों को देखें तो दिल दहल जाता है, उनके बारे में बात भी नहीं करना चाहती। अब आ जाते हैं दूसरे देशों को। आपने देखा नेपाल को, मैं उत्तराखंड में रहती हूँ और देखिए कमाल कि उत्तराखंड के लोग हमेशा कहते हैं कि हमारा रोटी बेटी का नाता है नेपाल के साथ, क्योंकि हमारे यहाँ की जो बेटियां हैं या बेटे हैं उनकी शादियां वहां के बेटे बेटियों के साथ होती है। तो हमारा तो जिसे कहते हैं कि यहाँ पे और वहां पे ससुराल हो जाता है हमारे बच्चों का। लेकिन अगर वो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट शुरू कर देते हैं, और ये कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए हैं, मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ये बात कह रही हूँ कि उन्होंने अपने, क्योंकि आपको पता है कि उन्होंने अपना मैप बदल के दिखा दिया और उसमें 3 जगहों को अपने एरिया में दिखा दिया। तो ऐसी हिम्मत तो कभी भी नहीं करी थी नेपाल ने। मगर ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन, और क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी है तो ट्रिपल इंजन वाली सरकार होने के बावजूद भी आज नेपाल न केवल कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करता है इन एरियाज में, बल्कि इसके साथ ही वो हमें आंख भी दिखा रहा है। वो कह रहा है कि जी नहीं, जो हिस्से आपके देश में वो मेरे देश में मैं दिखा दूंगा। तो ये तो आपको पता है कि अरुणाचल वाला
आप जानते हैं कि कैसे दिखाया गया मैप में चीन के द्वारा, तो ये उसी के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। अगले देश की बात करते हैं, भूटान की। भूटान के साथ हमारा कैसा रिश्ता रहा? हमेशा एक बहुत ही अच्छा रिश्ता। और मैं जब भी भूटान गई तो मुझे, क्योंकि मैं भारतीय हूँ, इसलिए जिस तरीके से वहां के लोग मिलते थे मुझसे, मुझे ऐसा लगता था जैसे कि कितना अपनत्व है इनके इनके मन में हमारे लिए। और ऐसा लगता ही नहीं था कि आप किसी और देश में जा रहे हैं, और उनको लगता था कि आप वहां से आ रहे हैं। और वो बात करते थे राजीव गांधी जी की, वो बात करते थे इंदिरा जी की, सोनिया जी की। वो लोग अब भी जहां तक राहुल जी और प्रियंका जी की बात करते हैं, तो उनके अंदर बहुत, उनके लिए बहुत फॉन्डनेस है, बहुत उनको मोहब्बत है उनसे। लेकिन देखिए जरा वहां पे हमारे रिश्ते कैसे होते चले जा रहे हैं। वहां पे भी तो अब उनका रुख जो है वो किधर की तरफ दिख रहा है, आप देख ही रहे हैं। एक तरफ आप देखिए म्यांमार का जो एक खतरा सा है वो हमेशा से रहेगा, क्योंकि वहां पे एक डिक्टेटरशिप है। तो हमारे को तो अपने आप को ऐसे लोगों से ऐसे देशों से संभाल कर अपनी मजबूती से अपने आप को मजबूत दिखा के रखना था। दूसरी तरफ हमें पाकिस्तान से मजबूती से जो है एक दिखाना भी है कि भाई हम कितने मजबूत है, और जितने हमारे नेबरिंग कंट्रीज है उनके हमारे क्या रिश्ते हैं। मगर आज आप इनकी बात कर रहे हैं, अब मैं चलती हूँ श्रीलंका की। श्रीलंका किसके करीब होता जा रहा है बताइए? किसके साथ किसका इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा हो रहा है? और जिस वक्त श्रीलंका में अर्थव्यवस्था बिगड़ी, क्या उस वक्त उनको हमारी तरफ नहीं देखना चाहिए था? हम बड़ा भाई माने जाते थे ना पहले तो सब कॉन्टिनेंट में। अब वो किसकी तरफ देख रहा है? वो सीधा चीन की तरफ देख रहा है। तो ये हमारे लिए कितना बड़ा खतरा हो गया है कि इनडायरेक्टली आप देखिए कि चीन अपने पांव वहां तक पसार रहा है। उधर अगर आप देखें मालदीव्स की, तो मालदीव से हमने किस तरह का झगड़ा लिया बताइए मुझे, कि क्या कोई जरूरत थी कि हम जबरदस्ती मतलब कूद कूद के जाए, गोदी मीडिया भी उसी में लग जाए, और तमाम ट्रोल्स जो हैं वो अनाप शनाप की बातें लिखने लगे इनके बारे में। भाई भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार है, कुछ तो कंट्रोल कर सकती थी ना। मगर नहीं, उनको तो वो करना है जो उनको करना है, क्योंकि उनको तो एक व्यक्ति को बड़ा दिखाना है, और उसमें सब कुछ उल्टा पड़ गया। आज मालदीव जो है वो किस तरह से हमें कह रहा है कि भाई जो तुम्हारे यहाँ पे सेना के लोग हैं, तुम्हारे लोग हैं, हटाओ इनको। अब बताइए ऐसा कभी पहले हुआ? इसका मतलब है कि मोदी जी के रहते हम अपने सब कॉन्टिनेंट में तो अपने आप को मजबूत नहीं कर पा रहे। अब भक्तगणों का क्या है? वो तो जो उनको खिला दोगे आप वो खा लेंगे, और जो बुलवा लोगे वो बोल देंगे, उन्हें पता वता कुछ है नहीं, कह देंगे जी कि हम तो बाइडेन के गले मिलते हैं। अरे बाइडेन के गले मिलते हो, थोड़ी तो दिमाग लगा लो। उनके चुनावों में हस्तक्षेप कर चुके हैं हमारे प्रधानमंत्री, कह चुके अब की बार ट्रम्प सरकार, और ट्रम्प की सरकार चली गई। मगर इस मामले में तो आप देखिए कि जहां जहां इन्होंने जाकर जिस जिसको कहा वो सब निकल गए। नवाज शरीफ गले मिल के आए, आउट हो गए। आप श्रीलंका में देख लीजिए, वहां पर भी बड़े गले मिलने गए, और आपको याद है ना वो MRS सिरिसेना बोला था उन्होंने, मिसेस बोलने के बजाय टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ते हुए उन्होंने प्रेसिडेंट सिरिसेना और मिसेस सिरिसेना बोलने के बजाय MRS सिरिसेना बोल दिया था। तो अब क्या कहा जाए? अब जिनकी इतनी समझ है तो फिर देश उनके हाथ में जब आएगा तो यही सब होना था। लेकिन मुझे यकीन है कि चीजें फिर से बेहतर होगी, क्योंकि जनता जो है वो जागरूक भी है। अंधभक्त अभी भी देखेंगे तो 30% ने वोट दिया, या मान लीजिए 38 ने दिया, तो बाकी के 62% तो अब भी इनको समझ चुके हैं और इनके खिलाफ है। और वो 38, 31 किस लेवल पर अब पहुंच गया होगा, 20-21 पर, वो देखने का समय आ गया। मैम जल्दी ही हम इलेक्शन में घुस रहे हैं, और इलेक्शन में अब वोटिंग भी हो जाएगी जल्दी। नोटिफिकेशन आ जानी चाहिए अगले 10 दिन के अंदर अंदर। हम देखेंगे कि ये सारे मुद्दे हमें सड़कों पे देखेंगे। थैंक्स अ लॉट मैम फॉर ज्वाइनिंग। जल्दी, उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।